Hello everyone. So in today's video we will talk about fracture. फ्रैक्चर, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स और रोल ऑफ फिजियोथेरेपी क्या होता है फ्रैक्चर के केस में। तो ये हमारा जो फ्रैक्चर टॉपिक है ये एक ऑर्थोपेडिक सब्जेक्ट है, उसके अंडर में आता है, ठीक है, क्योंकि बोन से रिलेटेड है। तो फ्रैक्चर होता क्या है? अ फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। बोन की जो कंटिन्यूटी है उसमें किसी भी तरीके का ब्रेक मतलब टूट जाना, वो एक चूरा भी हो सकता है या बोन को 2 पीसेज में 3 पीसेज में, वो अकॉर्डिंग टू द टाइप कि किस टाइप से टूट रही है बोन। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा, रिपीटेटिव स्ट्रेस और कंडीशंस दैट वीकन बोन्स लाइक ओस्टियोपोरोसिस और ट्यूमर्स। किस कारण टूट सकती है हड्डी? किसी चोट लगने के कारण, ट्रॉमा के कारण, एक्सीडेंट वगैरह में या कहीं गिर गए हो तो उसके कारण। रिपीटेटिव स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बोन के ऊपर कोई रिपीटेटिव स्ट्रेस हो रहा है तो उसके कारण भी टूट सकती है। या कुछ कंडीशंस होती है जिनके कारण हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो वीक हो जाती हैं। कंडीशंस जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस या फिर ट्यूमर, बोन ट्यूमर। उस कंडीशन में क्या होता है, बोन हमारी वीक हो जाती है। बोन वीक हो जाएगी तो ज़्यादा प्रोन हो जाएगी टूटने में, फ्रैक्चर होने के केसेस में ज़्यादा ही प्रोन हो जाएगी बोन, तो उस केसेस में भी फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स की, क्लासिफिकेशन मतलब एक तरीके से कैसे कैसे उसके टाइप्स को क्लासीफाई किया गया है। अगर बात करें उसके पैटर्न की, मतलब बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द ब्रेक, कि बोन की पैटर्न किस तरीके से टूटी है, तो अलग अलग टाइप से टूट सकती है। ट्रांसवर्स तरीके से टूट सकती है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल ब्रेक हो गया है बोन में अक्रॉस द बोन। ऑब्लिक फ्रैक्चर मतलब डायगोनल ब्रेक हो गया है। स्पाइनल फ्रैक्चर मतलब ट्विस्टिंग इंजरी वाला, जो एक स्पाइरल की तरह ट्विस्ट होके जो इंजरी हुई है उसके कारण जो ब्रेक हुआ है तो वो हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर कहलाता है। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, बोन्स ब्रेक इनटू 3 और मोर फ्रैगमेंट्स, 2 से 3 से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में हड्डी का टूटना, उसको कहते हैं कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कॉमन इन चिल्ड्रन, मतलब कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं हुआ है, ठीक है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है और ये ज़्यादातर हमें ग्रीन स्टिक चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर, बोन इज़ क्रश्ड कॉमन इन वर्टिब्रा, बोन का बिल्कुल चूरा हो गया है। अब ये नहीं देख सकते उसके कितने फ्रेगमेंट्स टूटे हैं, ठीक है, ज़्यादातर ये हमें वर्टिब्रा में देखने को मिलती है। एवल्शन फ्रैक्चर, फ्रेगमेंट ऑफ बोन पुल्ड ऑफ बाय अ टेंडन और लिगामेंट। जो एवल्शन फ्रैक्चर है वो क्या होता है कि बोन टूटी है और उसका जो एक हिस्सा है वो लिगामेंट या फिर टेंडन ने अपनी तरफ खींच लिया है, दूसरा हिस्सा दूसरे पार्ट लिगामेंट और टेंडन ने अपनी तरफ खींच लिया है। तो जो फ्रेगमेंट होगा बोन का, टूटा हुआ पार्ट होगा, वो टेंडन या लिगामेंट जो उससे कनेक्टेड होगा वो अपनी तरफ पुल कर लेगा उसको, वो होता है एवल्शन फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, एंड्स ऑफ बोन आर ड्राइवन इनटू ईच अदर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन के एंड्स पार्ट होता है, जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है बोन का, वो एक दूसरे में ड्राइव हो जाता है। हेयरलाइन या स्ट्रेस फ्रैक्चर में जैसे बाल आ जाना, स्मॉल क्रैक ड्यू टू ओवरयूज और रिपीटेटिव स्ट्रेस, हल्का सा क्रैक आना, या उसको कहते हैं मतलब कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं हुआ है वो और ना ही हड्डियाँ आपस में टूटी है, बस हल्का सा बाल आया है, हल्का सा क्रैक आया है एक तरीके से, ठीक है, तो उसको हेयरलाइन या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अकर्स इन बोन्स वीकेंड बाय डिजीज़, किसी बीमारी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, उसके कारण जो फ्रैक्चर हुआ है वो हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। जैसे कैंसर में या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में जो फ्रैक्चर होता है उसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहा जाता है। तो हमारा बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर 10 टाइप्स का फ्रैक्चर होता है। कौन कौन सा? ट्रांसवर्स, ओब्लिक, स्पाइरल, कॉम्बिन्यूटेड, ग्रीन स्टिक, कंप्रेशन, एवल्शन, इम्पैक्टेड, हेयरलाइन एंड पैथोलॉजिकल, ठीक है। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन स्किन इन्वॉल्वमेंट या फिर बेस्ड ऑन द ओपन है या क्लोज है इन्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर क्लोज है तो उसे कहेंगे सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है। क्लोज है मतलब कुछ भी स्किन इंटैक्ट है, कुछ भी स्किन में कुछ भी ऐसा कट वगैरह नहीं हुआ है, सिर्फ क्लोज अंदर ही अंदर हड्डी टूट गई है, ठीक है। गिरे हो तो डायरेक्ट बोन पे हिट हुआ है और वहाँ से ब्रेक हो गया है, लेकिन वो क्लोज है, स्किन इंटैक्ट है, सॉफ्ट टिश्यू सब इंटैक्ट है, तो उसे सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। और बात करें ओपन फ्रैक्चर की, उसको कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। बोन ब्रेक्स थ्रू द स्किन, हायर इन्फेक्शन रिस्क, मतलब हड्डी टूट के स्किन वगैरह को चीर के पूरी बाहर आ गई है, ठीक है, जिसमें आपको हड्डी दिखने को मिल जाती है प्रॉपर, तो हमारा ओपन फ्रैक्चर होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है और इससे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है।
तो दो तरीके के हो गए, बेस्ड ऑन पैटर्न और बेस्ड ऑन स्किन इन्वॉल्वमेंट। अब तीसरा टाइप की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है खिसकना, एक तरीके से कि खिसकी है टूटने के बाद बोन या नहीं। तो नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है और डिस्प्लेस्ड होता है। अगर नॉन डिस्प्लेस्ड की बात करें तो बोन एंड्स स्टे अलाइंड, मतलब बोन के जो एंड पार्ट है वो अलाइंड है, अपनी ही पोजीशन पे है, डिस्प्लेस नहीं हुए हैं। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन एंड्स आर आउट ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट से अलग हो गई है बोन के एंड्स, तो वो डिस्प्लेस्ड में आ जाएगा। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर हीलिंग के क्या क्या फेजेस होते हैं। तो पहला फेज है इन्फ्लामेटरी फेज, जो कि 0 से लेके 7 डेज तक रहता है हमारा इन्फ्लामेशन जो रहता है, इन्फ्लामेटरी फेज। इसके अंदर हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे क्लॉटिंग, एक तरीके से खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है और इन्फ्लामेशन रहती है। देन सेकेंड फेज है रीपेरेटिव फेज, 1 से 6 वीक्स तक जो रहती है। कैलस फॉर्मेशन एंड अर्ली बोन प्रोडक्शन, कैलस फॉर्म होने लगती है वहाँ पे, तो वो रीपेरेटिव फेज। तीसरा है रीमॉडलिंग फेज, जिसको कई महीने या कई साल तक जो चलता है। मैच्योर बोन रिप्लेसेस द कैलस, मतलब वो कैलस का भी रिप्लेसमेंट होता है एक मैच्योर बोन से, कि वो पूरी एक शेप आना बोन को प्रॉपर। फ्रैक्चर के बाद जुड़ गई है वहाँ पे, लेकिन कैलस फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन जब वो कैलस को जो हटने में टाइम लगता है ना, वो प्रॉपर शेप बोन को शेप लेने में, उसमें कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, तो उसको रीमॉडलिंग फेज कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन फ्रैक्चर मैनेजमेंट। फ्रैक्चर मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है। तो फिजियोथेरेपी के गोल्स क्या होंगे, टू रिस्टोर मोबिलिटी एंड फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन जो होगा, गोल होगा, वो होगा उसकी मोबिलिटी को वापस लाना, उसके फंक्शंस को वापस लाना। पेन और स्वेलिंग को कम करना, ठीक है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टिफनेस, मसल एट्रोफी एंड कॉन्ट्रैक्चर्स। मोबिलिटी को रिस्टोर करना, पेन और स्वेलिंग को कम करना, जो आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कि मसल्स जो है एट्रोफी में ना जाएं, स्टिफनेस ना बढ़े, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो, तो उन सब चीज़ को भी प्रिवेंट करना। और जॉइंट में और बोन्स में एक स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन लेके आना, इम्प्रूव करना। बात करते हैं रिहैबिलिटेशन फेजेस की। तो पहला फेज़ है इमोबिलाइजेशन फेज़। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह पे रोक के रखना मूवमेंट को, मतलब वहाँ पे कोई भी मूवमेंट ना होने देना उस एरिया में। तो इसको कैसे रोक के रख सकते हैं, या तो फिक्स करेंगे उस जॉइंट को या बोन को, या फिर कास्टिंग के थ्रू, मतलब प्लास्टर के थ्रू। तो इसका गोल होता है टू कंट्रोल पेन एंड स्वेलिंग, टू प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस एंड मसल वेस्टिंग। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें क्या क्या फिजियोथेरेपी कराता है, एलिवेशन एंड क्रायोथेरेपी। आइस पैक का यूज़ किया जाता है बेसिकली, और एलिवेशन की स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए एलिवेट करके। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करी जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट मूवमेंट, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन हो बिना किसी मूवमेंट के, तो वो होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराई जाएगी नियर बाय जॉइंट्स ही, क्योंकि आपके मान लो एल्बो जॉइंट में फ्रैक्चर है, तो वहाँ पे पूरे में प्लास्टर लगा हुआ होगा, तो आप एल्बो जॉइंट की एक्सरसाइज तो नहीं करा सकते, बट फिंगर्स की, आप रिस्ट की या शोल्डर की तो एक्सरसाइज करा सकते हो। तो वही चीज़ है, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी। अगर रिब केज का कोई फ्रैक्चर होगा तो उसमें हमें मेनली ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करानी पड़ेगी। ये था सब कुछ इमोबिलाइजेशन फेज, जब पूरा क्या कहते हैं मूवमेंट रोका हुआ है, कास्टिंग हो रखी है या फिक्सेशन हो रखी है। अब दूसरा है मोबिलाइजेशन फेज, कि अब हमें मूवमेंट कराना है। अब हमें आफ्टर कास्ट, जब प्लास्टर हट जाएगा या ब्रेस जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे या फिक्सेशन को हटा देंगे, तो एक तरीके से फ्रैक्चर अब स्टेबल है, अब वहाँ पे हम मूवमेंट करा सकते हैं, तो वो मोबिलाइजेशन फेज हो जाएगा। इसमें जो गोल होंगे वो होगा रीगेन रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला गोल होगा कि रेंज ऑफ मोशन को वापस रीगेन करना है, स्ट्रेंथ को वापस लेके आना, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। ये सब इसके गोल होंगे। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन की बात करें तो पैसिव एंड एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराई जाती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाएंगी, ठीक है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराई जाएंगी, मैनुअल थेरेपी कराई जाएगी, जॉइंट मोबिलाइजेशन, सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करेंगे, पेन मैनेजमेंट के लिए हम टेंस यूज़ कर सकते हैं, हीट थेरेपी दे सकते हैं, बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन कराएंगे, ठीक है, लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर्स में बेसिकली बैलेंस कराएंगे। अब हाथ में है तो उसमें हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ट्रीटमेंट में हमारा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी करा देंगे, अगर हाथ का फ्रैक्चर तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब बात करें फंक्शनल ट्रेनिंग फेज़ की, तो उसमें क्या गोल्स होंगे।
फंक्शनल ट्रेनिंग फेज़ में जो गोल्स होंगे वो होंगे रिटर्न टू नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स। अब आप मूवमेंट भी वापस लेके आए, लेकिन अब आपको कहाँ पे उसको फंक्शनल एक्टिविटीज़ में वापस लेके आना है। अगर वो कोई स्पोर्ट्स प्लेयर था या वो घर पे भी रहता था, तो जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ थी उसको वापस उन सबको स्टार्ट करवाना है। दोबारा से री इंजरी ना हो तो उसको भी आपको प्रिवेंट करना है। इसमें क्या फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन यूज़ होगा? ADL प्रैक्टिस, जो आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होती हैं, जो भी आप रोज़ लाइफ में अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुकिंग करते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, या बास्केटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो उन एक्टिविटीज़ को वापस रीगेन करना, ठीक है। ब्रश करते हो, नहाते हो, वो सारी चीज़ें आपको वापस लेके आनी है। उनकी फंक्शनल ट्रेनिंग पे फोकस करना है, गेट ट्रेनिंग पे फोकस करना है। वो डिपेंड करेगा फ्रैक्चर के ऊपर। अगर लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर है तो गेट ट्रेनिंग पे भी फोकस किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स अगर एप्लीकेबल है तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराएंगे, जो सहन शक्ति वाली ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग कराई जाएगी। एर्गोनॉमिक एडवाइस एंड होम मेडिकेशंस इफ़ नीडेड, कि उसका जो वर्क प्लेस है उसके लिए उसको आप एडवाइस करेंगे कि आपको कैसे काम करना है, उसको मॉडिफाई करने के लिए बताएंगे। स्पेशल कंसिडरेशंस इन फ्रैक्चर रिहैब, क्या क्या स्पेशल आपको कंसीडर करना पड़ेगा फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में या रिहैब में। एल्डरली मॉनिटर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस एंड फॉल रिस्क, अगर आपके पास फ्रैक्चर का केस आता है तो सबसे पहले आपको ये देखनी है उसको कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस है अगर, तो उसको जितना हो सकता है कहीं गिरे ना, वो उसका बैलेंस ना बिगड़े, उस चीज़ पे फोकस करना है। चिल्ड्रन में अगर है, फास्टर हीलिंग, वॉच फॉर ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्वमेंट, फीलिंग जो हीलिंग होती है वो फास्टर होती है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी ग्रोथ प्लेट का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। ओपन फ्रैक्चर में जो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, तो आपको वुंड हीलिंग को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। पोस्ट सर्जिकल में कोई नेलिंग वगैरह हुई है तो आपको सर्जन्स के प्रोटोकॉल को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसकी भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सो ये सब था हमारा फ्रैक्चर के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका टाइप्स, उसके फ्रैक्चर हीलिंग के फेजेस क्या होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आज हमने कवर किया है। ऑर्थोपेडिक्स का ही एक टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो आप सब अच्छे से इसको एक बार ध्यान से सुनना, समझना, नोट्स भी प्रोवाइडेड है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट और या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।